नमस्कार साथियों, मित्रों, राजस्थान के प्रतिभागियों, मैं प्रवीण चारण एक बार फिर आपके सामने कल से आगे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमने कल परसों और इससे पहले सभ्यताओं पे चर्चा की। मानता हूं थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मित्रों सिर्फ व्यू के लिए मैं तो कम से कम इतिहास को बीच में से तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकता। इतिहास का सिस्टम यही है कि जहां से वो शुरू होता है वहीं से शुरू किया जाए, वैसा ही मैंने किया है। तो आनंद लीजिए, मस्ती के साथ पढ़िए, लेकिन पढ़ते वक्त थोड़ा सा तल्लीनता के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको उस पार ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। यकीन मानिए कि राजस्थान के मैटर में से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपका प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपको देखने इसी वीडियो में देखने में मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। हमने क्या पढ़ा था कल, आप जानते हैं। हमने पढ़ा था बैराठ। हम पढ़ रहे थे पाषाण काल का बागोर, कांस्य युगीन का क्या पढ़ रहे थे, कालीबंगा, ताम्र युग का आहड़ पढ़ रहे थे, और लोह युगीन का बैराठ पढ़ रहे थे। बैराठ पढ़ा हमने। बैराठ के बाद हमने ईसवाल की चर्चा की थी, हमने जोधपुरा की चर्चा की थी, और रेड की चर्चा की थी। टोंक के अंदर एक जिला था, टोंक के अंदर एक स्थान था रेड। रेड के बारे में हमने चर्चा की, और रेड एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में वीएन पुरी द्वारा खोजा गया। बहुत सारे सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए और प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाया। तो रेड के आगे जब हम चलेंगे तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए, प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये भी पूछा गया रेड कौन से जिले में है, टोंक जिले में। और रेड का उत्खनन किसने करवाया? केदारनाथ पुरी ने। ठीक इसी से आगे हम चलते हैं और एक महत्वपूर्ण स्थल की और उस स्थल का नाम है, इसके अंदर ही इसी के पास जगह पड़ती है नोहो। नोहो का नाम सुना होगा, नोह स्थल। ये नोह स्थल कहां पर है? ये नोह स्थल है साहब भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। नोहो सभ्यता स्थल का नाम है। कैसा सभ्यता स्थल है? लोहयुगीन सभ्यता स्थल है। भरतपुर जिले में है, रूपारेल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल। ये रूपारेल नदी भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है। महत्वपूर्ण नदी कहां की? भरतपुर की। कौन सी नदी? रूपारेल। भरतपुर का नोह सभ्यता स्थल बड़ा ही महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, जो NH 11 पे है, और जिसका उत्खनन, इस नोह का उत्खनन किसने करवाया साहब? RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया। किसने करवाया? रतन चंद्र अग्रवाल। नोह रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर, इसका उत्खनन करवाया। और कब करवाया? 1963 में। ठीक है, इतना ज्यादा अपने को डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना जान लें आप बहुत। लगभग इतिहास की या प्रारंभिक सभ्यता काल की 5 संस्कृतियां इसमें रही। कितनी संस्कृतियां? 5 संस्कृतियों के स्तर मिले हैं। कितनी संस्कृतियों के? 5 संस्कृतियों के स्तर प्राप्त हुए हैं। कहां से? नोह से। नोह से हमें 5 संस्कृतियों के स्तर प्राप्त हुए हैं। और शुंग काल की हमारा एक इतिहास में मौर्यों के बाद एक महत्वपूर्ण राजवंश जिसने हिंदुस्तान के तख्त को हथियाया, मगध के ऊपर उनका शासन रहा, और उस वंश का नाम था शुंग। क्या नाम था? शुंग वंश। शुंग वंश के काल की एक मूर्ति जानते हो आप? जानते होंगे। 8 से 7-8 फीट की ऊंचाई वाली मूर्ति यहां से प्राप्त हुई, और वो मूर्ति कौन सी थी? जाख बाबा की मूर्ति। किसकी मूर्ति थी? जाख बाबा की मूर्ति। जाख बाबा की मूर्ति, जिसे यक्ष मूर्ति भी कहा जाता है। यक्ष की मूर्ति। यक्ष का मतलब वैसे तो यह वो नहीं होता, लेकिन आप मान सकते हो, भूत मान सकते हो यक्ष को। ठीक है, तो जाख बाबा की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई। कहां से? नोह से प्राप्त हुई है। 5 संस्कृतियों के यहां पर स्तर मिले हैं। शुंग और कुषाण,
वंश की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। कुषाण और शुंग के सिक्के मिले हैं, शुंग वंश के और कुषाण के सिक्के भी प्राप्त हुए। कहां से? नोह भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। और भरतपुर के अंदर नोह के पास ही एक जगह है जिसका नाम है बयाना। क्या नाम है साहब? बयाना। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है। पिछली बार आरएस प्री में एक प्रश्न आया कि वरिक वंश का कहां से संबंध रहा है। सच तो यह है कि इस एग्जाम से पहले ना तो मेरे को पता था और ना किसी टीचर को, लगभग किसी को नहीं पता था। कोई एक आधा कभी कभार कोई भूल चूक से कोई पढ़ ले तो मैं आपसे हर बार इसलिए ही कहता हूं कि भैया 2, 4, 5, 10 प्रश्न हर बार ऐसे आने जो कहीं से प्राप्त नहीं होने, लेकिन फिर भी उसके पीछे हम हजारों पन्ने नहीं पढ़ सकते। और ये गलती करना सिलेक्शन से दूर होना है। सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्टिव को बार बार पढ़ना होगा। तो वरिक वंश की जानकारी जो बयाना के आसपास के क्षेत्र में रहा और बयाना से इस वरिक वंश की जानकारी मिलती है। एक वरिक वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ है जिसका नाम यशोवर्मन रहा है। वरिक वंश का यशोवर्मन शासक जो बयाना के आसपास से मिला है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कहाँ की? बयाना की। बयाना जो प्राचीन काल में, ये बयाना सभ्यता स्थल प्राचीन काल में श्रीपंथ नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रीपंथ। यह है बयाना, भरतपुर का सभ्यता स्थल है। कौन सा? बयाना। कहाँ का है? भरतपुर। ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंथ। क्या नाम था? श्रीपंथ। इसे क्या कहा जाता है? कब्रों का शहर। क्या कहा जाता है? कब्रों का शहर। यहां से नील की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। नील की खेती। किसकी खेती? नील की उच्च क्वालिटी की नील। वैसे जनरली नील नहीं, उच्च क्वालिटी की नील की खेती के प्रमाण बयाना से प्राप्त होते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बयाना सभ्यता स्थल का उत्खनन D.R. भंडारकर ने करवाया। किसने करवाया? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने करवाया। कहां का उत्खनन? बयाना का उत्खनन। गुप्तकालीन शासकों के अनेक सिक्के प्राप्त होते हैं। स्वर्ण मुद्राओं का पता चलता है। गुप्तकालीन मुद्राएं मिलती है। गुप्तकालीन मुद्राओं का भंडार। गुप्तकालीन मुद्राओं का भंडार। मैं आपसे नागरछेल करके एक जगह है बयाना के पास, उस स्थान पे आप सीधा बयाना भी ले सकते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों के भारत के अंदर सबसे बड़ा भंडार हमें कहाँ मिला है? गुप्तकालीन। गुप्त बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा शासन वंश रहा भारत में, जिसे भारत में हम एक वंश के तौर पे जिसका काल स्वर्ण काल कहते हैं, वो वंश गुप्त वंश है भारत में। ठीक है। मौर्यों के बाद शुंग, कुषाण, और कुषाणों के बाद एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में स्थापित हुए हैं जिनको हम गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। तो वो गुप्त वंश अपने इस क्षेत्र में रहा है और बयाना से यहाँ के अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। बयाना के अंदर समुद्रगुप्त का स्तंभ मिलता है। किसका स्तंभ मिलता है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का क्या मिलता है? स्तंभ मिलता है। समुद्रगुप्त का स्तंभ मिलता है। कहां से मिलता है? समुद्रगुप्त का स्तंभ मिलता है अपने को बयाना से। ठीक। ये तो हमारा एक महत्वपूर्ण स्थल था बयाना। बयाना के बाद हम आगे चलते हैं और एक जगह आती है झुंझुनू के अंदर। जिला कौन सा? झुंझुनू। बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। एजुकेशन की दृष्टि से आज राजस्थान के महत्वपूर्ण जिलों में से गिना जाता है। वहां पर एक सभ्यता स्थल मिलता है और उस सभ्यता स्थल का नाम था सोनारी। सोनारी की खोजबीन एक बहुत बड़ी दल ने की थी। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा शोध दल था, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति का नाम सोनारी के अंतर्गत हम नहीं ले रहे हैं। तो सोनारी से दो चीजें सोनारी की महत्वपूर्ण रही। क्या? एक तो यहां पर जिसको आप आधुनिक, क्या बोलोगे? आधुनिक लोह भट्टियां। आधुनिक लोह भट्टियां प्राप्त हुई यहां से। ठीक। और लोहे का कटोरा। लोहे का कटोरा और कहीं से प्राप्त नहीं हुआ मित्रों। लोहे का कटोरा भारत में सिर्फ सोनारी नामक स्थान से प्राप्त होता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर मिली कुब्बड़दार बैल की मूर्तियां। कैसी मूर्तियां? कुब्बड़दार बैल की मूर्तियां। कुब्बड़दार बैल की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई?
सुनारी से प्राप्त हुई है। तो ये तो था हमारा एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल, और उस सभ्यता स्थल का नाम है सुनारी। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है तो प्रश्न भी आते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा 9 पढ़ा, हमने इस वाल के बारे में जानकारी ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल की तरफ आते हैं, और वो स्थल होगा राजस्थान के एक महत्वपूर्ण जिले जालोर का, जिसका नाम होगा भीनमाल। क्या नाम होगा साहब? भीनमाल। एक जगह है जालोर में, ये एक जिला है, उस जिले का नाम है जालोर। क्या नाम है? जालोर। और जालोर के अंदर एक सभ्यता स्थल का नाम क्या है? सभ्यता स्थल का नाम भीनमाल। क्या नाम है? भीनमाल। इस सभ्यता स्थल का नाम है भीनमाल। भीनमाल को प्राचीन काल में, मैं आपको भी बता रहा था, बयाना को तो प्राचीन काल में श्रीपंथ नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रीपंथ नाम से। किसको? बयाना को। कब्रों का शहर भी कहते हैं बयाना को, बड़ा महत्वपूर्ण। लेकिन भीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रीमाल से। बड़ी ही महत्वपूर्ण नगरी रही है, प्रतिहारों की राजधानी रही है, चावड़ा वंश की राजधानी रही है, हर्षवर्धन का कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अधिकार रहा है। और इस सभ्यता स्थल के बारे में हमें एक विद्वान ने जानकारी दी, जिसके बारे में एक याद हम चर्चा कर रहे थे, वहनसांग। नाम सुना होगा आपने, वहनसांग। क्या नाम था? वहनसांग, हैनसांग। चीनी यात्री था, इसने इस स्थान की भी हमें जानकारी दी। उसने भीनमाल को उस काल की महत्वपूर्ण शिक्षा की नगरी बताया और बौद्धों का महत्वपूर्ण केंद्र भी बताया। किसको? भीनमाल को। भीनमाल के अंदर 2 प्रसिद्ध विद्वानों की जानकारी मिलती है। आपने सुना हो, एक विद्वान यहाँ पे जन्मा जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। और एक का नाम था माघ। माघ संस्कृत का, ब्रह्मगुप्त और माघ प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान रहे हैं। और माघ का एक ग्रंथ इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है, और उस ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वध। महाभारत के अंदर एक पात्र है शिशुपाल, इसकी जानकारी माघ देते हैं। भीनमाल में जन्मते हैं माघ और ब्रह्मगुप्त दोनों। शिशुपाल वध महाभारत आजकल बड़ा महत्व का विषय बन गया है। उसका गीता आज पूरे, उसका पार्ट है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो गीता सुनाई, वो आज पूरे दुनिया का मैनेजमेंट करती है, और मैनेजमेंट का कोई सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आज बन गया है, तो वो भगवत गीता है। और उसी महाभारत का एक पात्र शिशुपाल है, जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र है। और इसके इसीलिए जब वो जन्मा तो उसके 3 आंखें थी। जब उसे फेंकने की बात आई तो एक भविष्यवाणी हुई कि भाई ये शिशुपाल जिसके हाथों में जाएगा, जिसकी गोद में जाने से इसकी तीसरी आंख गायब हो जाएगी, वो इसका वध करेगा। तो भैया आप जानते हैं फिर क्या हुआ? हुआ ये, राजाओं की सभा बुलाई गई। चेदी, शिशुपाल कहाँ का नरेश था? चेदी का। चेदी के राजा थे तो सबको घोषणा हुई, सब राजा आ गए, दरबार लगाया गया, सबको शिशुपाल हाथों में दिया गया। लेकिन शिशुपाल का अंधाधुन में कोई था ही नहीं, उसकी आंख गायब नहीं हुई। अचानक एक दिन भगवान श्री कृष्ण, उस समय भी छोटे थे, 6-7 साल उम्र रही होगी, वो चेदी चले गए अपने बुआ से मिलने, और बलराम और दोनों साथ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को हाथ में लिया तो उसकी आंख गायब हो गई। जब उसकी आंख गायब हो गई तो उसकी माता रोने लगी कि तुम अपने बुआ के लड़के की हत्या करोगे, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति को ऐसा मंजूर है, अगर उस विधाता ने ऐसा लिख दिया है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि तुम मेरी बुआ हो और आप मेरे सामने ये बात कह रही हो कि ये प्रकृति में लिखा है, वो टलेगा तो नहीं, लेकिन एक बात, एक वादा आपसे कर लेता हूँ, 100 अपराध मैं शिशुपाल के माफ करूंगा। अगर 100 से अधिक अपराध करेगा तो इसे मारना ही पड़ेगा, लेकिन वो 100 अपराध वो होंगे जो प्रत्येक एक अपराध, एक गलती मृत्युदंड के योग्य होगी। तो वो शिशुपाल वध की कहानी माघ ने लिखी है। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। आपके बीच में इसकी चर्चा में कर रहा था। हम भीनमाल आए थे, भीनमाल से एक वस्तु प्राप्त हुई और उस वस्तु का नाम था रोमन एम्पोरा। क्या मिला? रोमन एम्पोरा। ये शुरा पात्र है। कैसा पात्र है? शुरा पात्र। इससे हमें ईरान और यूनान से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ईरान, मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? ईरान
और यूनान। ईरान और यूनान से व्यापार के रोमन एम्पोरा, सुरा पात्र मतलब शराब पीने का ऐसा पात्र जो ईरान और यूनान में ही मिलता है, वो भीनमाल से प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस काल में होता था, विदेशी व्यापार होता था। यूनान और ईरान ये दोनों सभ्यताएं हमारे राजस्थान भीनमाल से जुड़ी हुई थी। तो भीनमाल एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में राजस्थान में रहा, और राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थलों में से इनकी सबकी बात कर रहे थे। हमने बात की है बैराट की बात की है, हमने रेड की बात की है, हमने नगर की बात की है, हमने नोह की बात की है, और हम बयाना की बात कर रहे थे, हम भीनमाल की बात कर रहे थे। ये सब राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल रहे हैं। हालांकि और भी कई सभ्यता स्थल हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अपने को बहुत अधिक और डीप नहीं जाना है। परीक्षा की दृष्टि से इतने ही सभ्यता स्थल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमने एक सभ्यता स्थल की बात नहीं की जिसकी हम बात कर लेते हैं। एक सभ्यता स्थल है प्राक हड़प्पा कालीन। कब का? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल, जिसे अमलानंद घोष प्रथम फर्स्ट कालीबंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा से पहले का, उसे प्रथम कालीबंगा कहते हैं। और उस स्थल का नाम है साहब सौथी। क्या नाम है? सौथी। और कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर का यह सभ्यता स्थल बड़ा महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। ऐसा ही एक स्थल कुंडा जैसलमेर में भी पड़ता है। हम बाड़मेर की बात कर रहे थे, तो ये तो थे हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल। क्या थे? महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल। हालांकि मैं आपको माध्यमिका की बात करता, लेकिन बात ऐसी है कि हम उसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी। चित्तौड़ दो भागों में बटा राजस्थान का जिला है, अजमेर और चित्तौड़। इसका एक क्षेत्र पड़ता है रावत भाटा। रावत भाटा के पास एक जगह है नगरी। कौन सी? नगरी। प्राचीन नाम या इसे माध्यमिका भी कहा है। किसने? पाणिनि ने। पाणिनि ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी, कौन सी पुस्तक है साहब पाणिनि की? अष्टाध्यायी पुस्तक में पाणिनि ने नगरी नामक स्थल को माध्यमिका कहा है। तो इसी पुस्तक में ये वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक जनपद था, जिस जनपद का नाम था शिवी। शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका हुआ करती थी। यहाँ पर भी डी.आर. भंडारकर ने, कौन से विद्वान ने? नगरी चित्तौड़। नगरी चित्तौड़ कौन से जिले में है? नगरी चित्तौड़ में। और इसका उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं डी.आर. भंडारकर। भंडारकर कौन है? डी.आर. भंडारकर यहाँ के उत्खनन करता है। तो ये तो थे प्रमुख सभ्यता स्थल, और इन सभ्यता स्थलों के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन किसकी? राजस्थान की महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाएं या राजस्थान की महत्वपूर्ण गुफाएं। एक जगह है राजस्थान में, और उस जगह का नाम है, ये देखिए राजस्थान आपको दिख रहा है ना? ये राजस्थान का एक जिला है, और जिले का नाम है साहब, क्या नाम है जिले का? झालावाड़। जिले का नाम क्या है? झालावाड़। इस झालावाड़ जिले की सर्वाधिक सीमा एमपी से मिलती है। ठीक इस झालावाड़ के क्षेत्र में सभ्यता स्थल तो नहीं मिलते, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल मिलता है, और उस स्थल का नाम है कोलवी की गुफाएं। प्राचीन काल की गुफाएं हैं कोलवी की गुफाएं। ये बौद्धकालीन गुफाएं मानी जाती है। 7-8 एक साथ बनी गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? कोलवी की गुफाएं। ठीक, इनको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोरा। वैसे राजस्थान का एलोरा ये है, तो राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर में पड़ता है, और जिन्हें हम जानते हैं किराड़ू जी, किराड़ू के नाम से। ठीक, तो ये प्राचीन काल की इसलिए कोलवी की गुफाओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। तो हमारी सभ्यताएं यहाँ पर समाप्त होती है। ये हमारा महत्वपूर्ण सभ्यता का पार्ट था। आगे हम एक नए पार्ट को लेकर आपके बीच में मैं आ रहा हूँ। तो सभ्यताओं को आप आराम से पढ़िए। 3-4 वीडियो बने हैं, ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 घंटे का मैटर रहेगा वीडियो के अंतर्गत। इंटरेस्ट के साथ बैठ के पढ़िए, 2 बार इनको देख लीजिए, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये रीडर्स आपको विश्वास दिलाता है। तो एक बार नए टॉपिक के अंतर्गत आएँ,
इस बीच प्रवीण चारण आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।